हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी और ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको लेसन वाइज हर टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है आपका वो आपको कराया जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में? व्यष्टि को क्या कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में? व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? माइक्रोस से। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जिसका अर्थ होता है स्मॉल। क्या होता है जिसका अर्थ? स्मॉल मतलब छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग, अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं तथा किसी एक विशिष्ट वस्तु के मूल्य का अध्ययन करते हैं। मतलब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? स्मॉल और मतलब छोटा। ये किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा की माइक्रोस से, जिसका अर्थ होता है छोटा। और इसमें क्या है? एक व्यक्ति की मांग, एक फर्म की मांग या एक उद्योग की मांग का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। सिर्फ एक व्यक्ति, एक फर्म और एक उद्योग। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम समूहों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे एक बाजार मांग वक्र, जो व्यक्तिगत मांग वक्रों का जोड़ है। बाजार मांग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह किसी वस्तु की सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं से संबंधित है। हम एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति किसी चीज़ के, जैसे नमक की डिमांड है जो वो ज़्यादा कर रहा है, तो उसका एस्टिमेट करके हम क्या कर सकते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे बाजार में उपस्थित जो उपभोक्ता है वो टोटल उस नमक की डिमांड कितनी करेंगे। उसके बाद है, परंतु इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय स्तर या बड़े समूहों का अध्ययन नहीं करते। क्या नहीं करते इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय स्तर या बड़े समूहों का अध्ययन नहीं कर सकते। व्यष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन की रचना तथा बंटवारे का अध्ययन करता है। प्रोबेल्डिंग ने क्या कहा है? प्रोबेल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, एक व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस बेसिस इनकम, इंडस्ट्री एंड अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब इसमें एक फर्म, एक गृहस्थ, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत कीमत या फिर एक व्यक्ति की मजदूरी, एक व्यक्ति की आय, उद्योग, इन सभी वस्तुओं का मतलब एक ही व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या लिख सकते हो? इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप मीनिंग में लिख सकते हो। और ये वाला जो है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या कर सकते हो? ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपका मीनिंग हो गया इसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। और डेफिनेशन, ये सारा आपको क्या है? बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। ये एग्ज़ाम में आपका अगर 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन इसकी आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। इससे पहले आप इसको डायग्रामेटिकल अगर प्रेजेंट करना चाहो तो आप इसको कैसे कर सकते हो? जैसे मांग का सिद्धांत, इसके अंदर होता है उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत या साधन कीमत का सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करते हैं
मांग का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे क्या करते हैं, कीमत कम होती है तो हम मांग ज़्यादा करते हैं, अगर कीमत ज़्यादा होती है तो हम मांग करते हैं। इन सब से रिलेटेड जो भी बातें होती है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की मांग कितनी कर रहा है, कब कम कर रहा है, कब ज़्यादा कर रहा है, इन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित की जाती है। इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता की मांग तथा उसकी अधिकतम संतुष्टि से संबंधित सिद्धांत मांग का सिद्धांत कहलाता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को बाजार मूल्य पर विभिन्न वस्तुओं में किस प्रकार बांटता। मतलब जैसे भी कितनी उपभोक्ता की जो आय है वो आय अपनी वो कहाँ कहाँ पर किस किस वस्तु पर खर्च करेगा और किस वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा, किस वस्तु को कम खरीदेगा, ये सब मांग के सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। और मांग के सिद्धांत का निर्धारण हम किस में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है, मांग का सिद्धांत। ठीक है। सेकंड आपका आता है उत्पादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। एक फर्म उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती है। इनसे संबंधित उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियमों का अध्ययन उत्पादन के सिद्धांत में किया जाता है। मतलब किसी वस्तु को जो बनाने में जो कितना खर्चा आया है, उसके लिए कितने सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, हमें किन किन साधनों की ज़रूरत हुई है, उत्पादन फलन का, उत्पादन के नियम क्या क्या है, उन सब का अध्ययन भी हम किस में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। थर्ड है आपका कीमत निर्धारण का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न परिस्थितियों में खरीदा व बेचा जा सकता है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में वस्तु की कीमत निर्धारण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कीमत निर्धारण सिद्धांत में किया जाता है। इस सिद्धांत में मांग तथा पूर्ति की दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। मतलब हम ये देखते हैं कि किस चीज़ की मांग कितनी है, पूर्ति कितनी है, उसके हिसाब से ही हम वस्तु का जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं। मतलब जैसे कोई चीज़ अगर 10 रुपये उसको बनाने में खर्चा हुआ है तो हम ये नहीं करेंगे कि हम उसको 10 रुपये में ही हम उसको बाज़ार में सेल करेंगे। अगर जैसे उसको बनाने में 10 रुपये लगे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 15 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि हमें आगे मजदूरी भी देनी होती है, ब्याज भी होता है, लगान भी होता है, मतलब बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें खर्चा पूरा करना होता है। तो हम उस बेस पे ही किसी वस्तु की जो कीमत है वो क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। उसके बाद है साधन कीमत सिद्धांत। वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसका उत्पादन के साधनों में साधन कीमत अर्थात मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ आदि के रूप में बंटवारा कर दिया जाता है। साधन कीमत के निर्धारण अर्थात बंटवारे से संबंधित समस्याओं का अध्ययन साधन या कारक कीमत के सिद्धांत में किया जाता है। मतलब जैसे हमने क्या किया, हमने गेहूं की खेती की, तो गेहूं की खेती करने में हमें कितना ब्याज देना पड़ा, कितनी मजदूरी देनी पड़ी, कितना हमारा लगान आया, कितना हमें लाभ हुआ, इन सब फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, इन सब फैक्टर्स को हम क्या करते थे, बांट देते हैं। इनका बंटवारा करने से हमें जो आय प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साधन कीमत सिद्धांत। उसका निर्धारण भी हम किस में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये आपके 4 पॉइंट थे, मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत सिद्धांत। ये थे आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। एक और टॉपिक है इसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर आप चाहो तो इसको ड्रामेटिकल डायग्राम बना के भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जितनी अच्छी आपकी इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन होगी उसके बेस पर भी आपको क्या है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं एग्जाम में। आप इसको डायग्राम में शो कर सकते हो, जैसे बीच में आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आप यहाँ पे
मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हो। जैसे यहाँ बीच में लिखोगे आप इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, सर्कल में दिखा सकते हो। इधर आप लिख सकते हो जो भी इसके पॉइंट है, जैसे ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड है प्रिडिक्शन, थर्ड यहाँ पे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे इसमें आप लिख सकते हो प्रिडिक्शन, यहाँ पे लिख सकते हो पॉलिसीज, फोर्थ पॉइंट है आपका वेलफेयर। ठीक है, तो आप इसको कैसे है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद अब पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली, ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा एक अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग जैसे उपभोक्ता, फर्म आदि कुशलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं या नहीं। प्रो वॉटसन के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र के कई उपयोग है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह समझाने में है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। मतलब हम इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उनमें क्या क्या घटना घटित हो रही है, किसी चीज़ की मांग कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी हो रही है, उत्पादन कितना हो रहा है। इन सब का अध्ययन हमें किससे में होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से हमें इसका अध्ययन होता है। सेकंड है आपका भविष्यवाणी या फिर प्रिडिक्शन। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भविष्यवाणी के आधार पर बनाए जा सकते हैं, परंतु ये भविष्यवाणी कुछ शर्तों पर आधारित होती है। इसका निम्नलिखित रूप यह है, यदि एक विशेष घटना घटित होती है तो उसके कुछ विशेष परिणाम निकलेंगे। उदाहरण के लिए यदि मांग बढ़ेगी तो कीमतों के बढ़ने की संभावना होती है। मतलब हम भविष्यवाणी करके चलते हैं। जैसे हमने सोचा कि अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, और कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम। लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं होती। जो कोई रेपुटेटेड पर्सन है, जिनकी गुडविल अच्छी है, वो क्या करते हैं, कई बार वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम, जैसे ऐसे बोला जाता है कि हम क्या बोलते हैं, अगर हम किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, डिमांड क्या करते हैं, उसकी कम करते हैं। और प्राइस क्या होती है, कम, तो डिमांड क्या करते हैं, ज़्यादा। लेकिन जो ये बात है ये हमेशा क्या है, सच नहीं होती। कई चीज़ों पे ये क्या है, रॉन्ग हो जाती है। कैसे, जैसे कई जो रेपुटेटेड पर्सन है वो क्या करते हैं, जब प्राइस उसका ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जब प्राइस कम होता है उस चीज़ का तो वो डिमांड कम कर देते हैं। तो जो ये प्रिडिक्शन है वो हमेशा सच नहीं होती। कई सिचुएशनों में ये क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम भविष्यवाणी तो कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका जो पॉइंट है वो है आपका आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक नीति बनाने के लिए किया जा सकता है। कीमत नीति एक ऐसा उपकरण है जो इस कार्य में सहायक सिद्ध होती है। इसके प्रयोग से हम अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सरकार की नीतियों का संसाधनों के बंटवारे पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब हम नीतियाँ बना सकते हैं। जैसे सरकार की नीतियाँ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो छोटे लेवल पे होती है, स्मॉल लेवल पर होती है। तो उस स्मॉल लेवल में ही हम उसका क्या कर सकते हैं, उन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर आने वाले टाइम के लिए हम क्या है, अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं और अपना बिजनेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका इकोनॉमिक वेलफेयर।
व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा आर्थिक कल्याण की दशाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का सुझाव देता है कि आर्थिक कल्याण के आदर्श को कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब क्या था और क्या होना चाहिए या क्या होगा। मतलब हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक है उसमें मानव जाति का कल्याण कैसे हो सके, ठीक है, उसको अधिक से अधिक संतुष्टि कैसे मिलेगी। तो इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका मैनेजीरियल डिसीजन। क्या है, प्रबंध संबंधी निर्णय। व्यावसायिक फर्म में व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग प्रबंध संबंधी निर्णय लेने के लिए करती है। इस संबंध में लागतों तथा मांग के विश्लेषण द्वारा बनाई गई नीतियों का बहुत महत्व है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र को ध्यान में रखकर ही जो मैनेजरियल डिसीजन है, जो भी मैनेजर है, जो भी आपका प्रबंधक है, वो हर तरीके के निर्णय ले सकता है। सिक्स पॉइंट आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं जैसे व्यापार से असंतुलन, विदेशी विनिमय दर आदि को समझा जा सकता है। मतलब क्या है, छोटे लेवल पर हम बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर बड़े लेवल पर हम उसमें पहले से ही सुधार कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ें होती है, व्यापार से असंतुलन, विदेशी विनिमय दर, इनमें हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और इनको समझा जा सकता है। तो ये थी आपकी पूरा क्वेश्चन। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बता दिया मैंने आपको, क्षेत्र बता दिया, इसका मीनिंग बता दिया, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपकी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी और ये मैंने लेसन स्टार्ट कर रखा है। अभी कंटिन्यूसली आपका रेगुलरली सारा काम चलेगा, सारे चैप्टर मैं आपको सीरियल वाइज कराऊंगी। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप इसका PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।